अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैं और जो पायलट है हमेशा एक थे, साथ थे और हम दोनों बहुत मोहब्बत। चलिए ये मोहब्बत बनी है और ये मोहब्बत जो है निश्चित रूप से एक ही पार्टी के निर्णय लिया जा रहा है सर। एक मिनट, एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में, एक पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट और स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन दोनों को यदि शब्दों से ये एहसास कराना पड़े कि हमारे बीच में मोहब्बत है, ये ठीक वैसा ही है कि एक पति अपनी पत्नी को कहे कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत है। उम्मेद सागर से जो अतिक्रमण हटाने गए थे वहां तो पत्थरबाजी हुई, एक तो अतिक्रमण, ऊपर से जो इस तरह की गुंडागर्दी, पूरे जोधपुर की ये स्थिति है, पूरे जोधपुर हर जो जल का जो बहाव क्षेत्र है वो इस तरह से अतिक्रमण है। देखिए मैं जवाब देखिए उम्मेद सागर का अतिक्रमण निश्चित रूप से जोधपुर के लिए चिंता का विषय है। उम्मेद सागर बांध जिसको जोधपुर के पेयजल के सुदृढ़ीकरण के लिए और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए एक ऑल्टरनेटिव रिजर्वायर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उसके कैचमेंट एरिया में और उसके भराव क्षेत्र में पिछले वर्षों में, पिछली सरकार के समय में राजनीतिक संरक्षण से बहुत बड़े प्रमाण पर अतिक्रमण हुए थे। अतिक्रमण हटाने के लिए जो दस्ता गया उसके साथ में दुर्व्यवहार हुआ, पथराव हुआ, कुछ लोग चोटिल हुए, घायल हुए, लेकिन उसके बाद में प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मैं जिम्मेदारी के साथ में आप सब लोगों के सामने ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से उन सारे अतिक्रमणों को जिनको चिन्हित किया गया उनको हटा करके उम्मेद सागर मूल स्वरूप में लौटे, ये हमारा संकल्प है और इसके ऊपर हम पूरी गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपने ईआरसीपी के राष्ट्रीय परियोजना देने का दर्जा देने का विषय रखा था। मैं सिर्फ आपके संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2015-16 के साल में लागू किया गया था, उसके बाद से भारत में किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना ऐसा डिक्लेयर कर इरिगेशन की या ड्रिंकिंग वाटर की ये व्यवस्था माननीय मोदी जी ने समाप्त कर दी। हमने तय किया था कि सभी परियोजनाएं चाहे वो छोटी हैं और चाहे बड़ी हैं और जिनमें वित्तीय संसाधन भारत सरकार उपलब्ध कराती है, वो सभी परियोजनाएं हमारे लिए समान महत्वपूर्ण हैं। हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और हम सब ने देखा कि ऐसी अधूरी पड़ी हुई 100 परियोजनाओं को 99 परियोजनाएं जिनके 105 प्रोजेक्ट थे उनको आइडेंटिफाई करके भारत सरकार के सहयोग से उनको पूरा करने का क्रम प्रारंभ हुआ और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो 40-40 साल से रुकी हुई परियोजनाएं थी उनको हम पूरा करने की दिशा में एक बड़ी सफलता अर्जित कर पाए। जहां तक ईआरसीपी का प्रश्न है, ईआरसीपी में दोनों राज्यों के बीच में भारत सरकार के साथ में प्रारंभिक समझौता हो चुका है। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ एग्रीमेंट अप्रूव होने के बाद में इस पर जिस तरह से केन बेतवा इंटरलिंकेज के लिए भारत सरकार ने फंडिंग पैटर्न जो है 90-10 फंडिंग पैटर्न को जिस तरह से घोषित किया है, ठीक उसी तरह से इस परियोजना में भी उसी क्रम में फंडिंग पैटर्न घोषित होगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने भारत सरकार के परियोजना स्वीकृत होने से पहले ही उस दिशा में प्रभावी काम करना प्रारंभ कर दिया है। टेंडर्स हो गए, काम शुरू हो गया। ईसरदा और नवनेरा बांध का काम फंडिंग इस साल हो जाए, हम उसके लिए पूरे प्राण की ऊर्जा से प्रयास कर रहे हैं। आगे उस पानी को शिफ्ट करके बीसलपुर तक लाना, ये पहले फेज जो उसका है उसके ऊपर भी काम जो है टेंडर प्रक्रिया उस पर भी प्रारंभ हो गई है। मुझे लगता है कि हम जो सामान्यतः जितना समय इस तरह की बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट या वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट में जितना समय लगता है उससे कहीं कम समय में हम राजस्थान की परियोजनाओं को पूरा कर पाएंगे। लेकिन इस समय में आप सबके ध्यान में एक बार फिर उस विषय को उठाना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य है कि 5 साल तक जिस तरह से इस परियोजना को लटकाया, अटकाया, भटकाया गया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिन लोगों ने अटकाया और भटकाया और उसका दोषारोपण भारत सरकार पर, माननीय मोदी जी पर, उस समय के जल शक्ति मंत्री पर किया गया, उसके कारण से राजस्थान को खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर उस समय में कर दिया गया होता तो आज ये परियोजना साकार रूप ले चुकी होती और राजस्थान के लगभग 40% से ज्यादा आबादी और राजस्थान के लगभग 45% भूभाग को पीने के पानी की सिक्योरिटी हो जाती।
2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अभिसिंचित हो जाती, लाखों किसानों के जीवन परिवर्तित हो जाता, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह का पाप किया उनकी सजा प्रदेश की जनता ने उनको दी। अभी हमारा संकल्प है और हम संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरी ताकत से जुटे। सर 2014 में जब मोदी जी को 2013 में जो गोवा में मीटिंग हुई थी और चुनाव का जो है उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा मोदी, तब उन्होंने एक ट्वीट लिखा था कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत। तो ये जो उन्होंने किया, तो 11 साल में आपको क्या लगता है कितना पहुंच गए, कितना लक्ष्य बाकी हो? देखिए, मुझे लगता है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी में पड़ने के बजाय मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि देश की जनता ने 2014 में एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए 30 साल बाद पहली बार किसी एक गैर कांग्रेसी दल को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया था। आजादी के बाद बेशक पहली बार इस तरह का अवसर मिला था और 30 साल बाद किसी भी दल को ऐसा अवसर मिला था, जब देश में सामान्य रूप से कोई कल्पना नहीं करता था कि देश में अब कोएलिशन गवर्नमेंट के अलावा कोई गवर्नमेंट देश में बन सकती है। लेकिन और दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हम सब देख रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने एक सकारात्मक फैसला किया, हमको अवसर प्रदान किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय में जब संसदीय दल का नेता चुना गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी को, शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने इरादे व्यक्त किए थे और उन्होंने एक संकल्प देश के सामने रखा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। मेरी सरकार देश हित में फैसले लेकर के भारत का सम्मान देश विदेश में बढ़ाने के लिए काम करेगी और इसके लिए जो कोई भी निर्णय करने की आवश्यकता है, हम ऐसे सारे फैसलों को लेते हुए देश को जिस मुकाम पर पहुंचने का अधिकारी भारत है उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम करें। आज 11 साल बाद में हम पीछे घूम करके देखें, देश में गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। दुनिया के सारे जो है इस तरह के एनालिसिस करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, जैसी संस्थाएं हैं, वो सब मानती है कि भारत में गरीबी जो है की रेखा से 30 करोड़ लोग बाहर निकल पाए। लगभग भारत में गरीबी की क्रिटिकल गरीबी की रेखा में जो कभी 30% आंकड़ा होता था, आज 5.9% लोग केवल उस पर रहे। भारत ने एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन इस कालखंड में देखा और एक सशक्त देश के रूप में, एक समर्थ देश के रूप में अपनी पहचान बनाई। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, हम सब ने देखा कि भारत अब सामर्थ्य के साथ में जवाब देने वाला देश बना है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की सामर्थ्य शक्ति को पूरे विश्व भर ने देखा है। इसी क्रम में भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से जिस तरह से प्रगति की, कड़े और बड़े फैसले लेकर, डिमोनेटाइजेशन के बाद में, जीएसटी के बाद में, और जिस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, उन रिफॉर्म्स के चलते हुए जो डिजिटाइजेशन किया गया, जिस तरह से जेम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांसपेरेंसी के साथ में देश के संसाधनों को हमने जो है आगे बढ़ाया, इसके चलते हुए आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर बना। जो भारत 2014 में फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में आता था, ब्राजील के साथ में, साउथ अफ्रीका के साथ में रखा जाता था, वो भारत आज जो है रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में चौथे पायदान पर खड़ा है। निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय है। देश में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं बनी, उनका प्रभाव हम सबके सामने है, लेकिन उसके साथ साथ में ईज ऑफ लिविंग लाने के सैकड़ों ऐसे कानून जो अंग्रेजों के समय बनाए गए थे, जो अनावश्यक थे, छोटे छोटे जो है गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए, कमियों के लिए, खामियों के लिए जहां सजाओं का प्रावधान था, ऐसे सैकड़ों कानूनों को समाप्त किया गया। देश में भारत के लिए नई दंड संहिता और न्याय संहिता बनाई गई है। इस तरह से भारत को भारत के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए, आने वाले समय के भारत के लिए, विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से भारत ने निवेश किया, वो पूरी दुनिया में सर्वाधिक था और पिछले 4 साल से लगातार 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भारत ने किया। इसी क्रम में भारत की ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, क्योंकि किसी भी देश को विकसित देश बनाने के लिए केवल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से विकसित देश नहीं बन सकता, वो सुरक्षित हो, उसकी सीमाएं सुरक्षित, शांति और साथ साथ भी धीरे धीरे हम सबको देखने को मिले। जिस तरह से हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को एलिवेट किया, अपग्रेड किया, उसका प्रभाव भी हम सबको देखने को मिल रहा है। और ये संकल्प सिद्ध होकर के कि जो संकल्प 2014 में व्यक्त किया गया था, या ऐसा संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना या जनसंघ की स्थापना के समय तय किया गया था कि हम
अंतिम पायदान में खड़े हुए विकास की पंक्ति में व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज इस 11 साल के कालखंड में वो सारे संकल्प सिद्ध होते हुए दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से हम बात करते थे, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, आज मंदिर बनाए। हम जनसंघ के समय से कहते थे कि 370 को हटाएंगे, 35 को हटाएंगे, आज हम उसको हटाने में कामयाब हुए। और कुल मिलाकर के देश, अगर मुझे एक पंक्ति में कहने के लिए कहा जाए तो मैं कहूंगा कि देश को, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने लाखों कुर्बानियों के बाद में अर्जित किया था, 2014 तक के कालखंड में अधिकांश समय जिस तरह की सरकारें रही, उनके चलते जिस तरह का भ्रष्टाचार भारत में था, जिस तरह से आतंकवाद की लपटें भारत में दिखाई देती थी, जिस तरह से नक्सलवाद भारत में बढ़ रहा था, जिस तरह का नेपोटिज्म भारत में था, भाई भतीजावाद भारत में था, जिस तरह से संसाधन लुटाए जा रहे थे, उन सब के चलते हुए सामान्य मानवीय का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था पर डगमगाने लगा था। इस 11 साल में इस संकल्प से सिद्धि की यात्रा में देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुनः स्थापित हुआ है, अपितु भारत विकसित हो सकता है। इस भरोसे के साथ में 140 करोड़ लोगों की ताकत के साथ हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आने वाली सदी भारत की होगी और भारत विकसित, समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध देश बनेगा। आप चलेंगे अब मंत्री जी, किस तरीके से आपकी मेहनत रंग लाई है, लिमिटेड हो गई, किस तरीके से लोगों लुभाव रहेगा, कैसे रहेगी? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं, जोधपुर के सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ऐसे सारे लोगों के मुंह पर आज निश्चित रूप से ताला लगा होगा जिन्होंने इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। आप लोगों की चिंता के लिए भी मैं आप सब लोगों ने जिस तरह से इस विषय को लेकर के चिंता की, मेरा जिस तरह से सहयोग किया, उसके लिए भी मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं जोधपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। नई तकनीकी के साथ में, जिसमें स्पैन बिटवीन 2 पिलर्स जो है वो लगभग सामान्यतः जितना होता है उससे दुगना से ज्यादा होगा, उसके साथ में ये प्रोजेक्ट बनेगा ताकि इसकी कॉस्ट कम हो और हम ज्यादा सुविधाजनक रोड दे पाए। मुझे लगता है कि इसके बनने के बाद में जोधपुर की ये जो नर्व लाइन है, इस पर जो ट्रैफिक की चुनौती है, इस पर आने वाले कई दशकों के लिए इसका समाधान हो पाएगा। हम सब लोग कृतसंकल्प हैं जोधपुर के विकास के लिए, जोधपुर के लोगों के जीवन में सहूलियत लाने के लिए, और इसके लिए, इस सौगात के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय सड़क मंत्री, आदरणीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय पूर्वक जोधपुर के निवासियों की तरफ से और पश्चिमी राजस्थान के लगभग 4 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका एक मिनट, एक करेंगे तो एक इधर पूछ रहे हैं, एक इधर पूछ रहे हैं ना। अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैं और जो पायलट है हमेशा एक थे, साथ थे और हम दोनों बहुत मोहब्बत। चलिए, ये मोहब्बत बनी और ये मोहब्बत जो है निश्चित रूप से एक ही पार्टी के निर्णय लिया जा रहा है सर। एक मिनट, एक ही पार्टी के 2 नेताओं के बीच में, एक पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट और स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन दोनों को यदि शब्दों से ये एहसास कराना पड़े कि हमारे बीच में मोहब्बत है, ये ठीक वैसा ही है कि एक पति अपनी पत्नी को कहे कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत है। आयुष चिकित्सकों की एक को लेके चलिए, बहुत सारा धन्यवाद।